आइए हम आप लोगों के लिए नई वीडियो नया क्लास लेके आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग दिन रात लगे होंगे अगली परीक्षा के लिए। 2025 का नोटिफिकेशन आप लोगों को आ ही गया। आज से फॉर्म यानी 20 डेट से फॉर्म फिलअप होने ही लगा है। पूरी नोटिफिकेशन को व्यवस्थित तरीके से देख के समझ करके जान करके और आप लोग तब फॉर्म फिल करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को एक बात और बतानी जरूरी है कि थोड़ा सा सचेत रहना जरूरी ये है कि ईडब्ल्यूएस का रिस्पांस कैसा आता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों के लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस के एग्जामिनेशन और फाइनली इंटरव्यू तक आते आते उनको कितना बेनिफिट मिलता है, कितना वेटेज में होता है, कितना ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता है, उन सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से, जो विशेषकर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्र हैं यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के श्रेणी में जो रिजर्वेशन पाने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो देखते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में या मेंस एग्जामिनेशन मुझे नुकसान ज़्यादा झेलना पड़ता है, अगर वो अपने रिपोर्ट कार्ड से लेकर अन्य चीज़ों को ऐसे कैलकुलेट कर लें तो अभी भी ओटीआर में जा करके प्रॉपरली उसको संशोधित कर लें। ईडब्ल्यूएस से की श्रेणी से अपने आप को बाहर करके तब फॉर्म भरें। अदरवाइज जब आप फॉर्म भर देते हैं तो ओटीआर में जो आपका रिकॉर्ड है उसी आधार पर ही आयोग आपको उस श्रेणी के छात्र के श्रेणी में आपको लेता है, जनरल कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी और अनदर कैटेगरी, और उसी के अनुसार आप जो रिजल्ट बनता है वो उसी श्रेणी में आप आते हैं। जैसे कि ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है, कट ऑफ जो है वो पीटी एग्जामिनेशन में देखते हैं कि जनरल स्टूडेंट से 2 से 4 क्वेश्चंस तक ज़्यादा हो जाता है। तो हमें इस चीज़ को गौर करना जरूरी है। आप लोग इसको गंभीरता से और पूरी सजगता से देख के समझ के फॉर्म फिल करें। और नियर अबाउट देखा जाए मोटा मोटी ये जो आपकी नोटिफिकेशन है 2025 की पीसीएस की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, ये 200 पदों के लिए आई है। आप जानते हैं 12 अक्टूबर एग्जामिनेशन है। पहली बार आपको ऐसा देखने को मिलता है कि 2024 के मेंस के बाद 2025 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इतना समय अंतराल आपको मिल रहा है कि पर्याप्त तैयारी कर सकें। समीक्षा अधिकारी की डेट समीक्षा अधिकारी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट आप जैसा पहले से भी सूचित है और सचेत भी हैं आप लोग, मतलब अथेंटिक सोर्स तो नहीं है, अनऑथेंटिक सोर्स है, अनऑथराइज्ड सोर्स है, बट जो सूचनाएं वायरल होती हैं उससे आप ये कह सकते हैं कि अप्रैल माह नहीं बट मई माह में जो 2 डेट्स रिजर्व हैं वो, उसके अलावा और भी डेट्स पे यानी मई माह के अंत तक। आप मई माह को अपने माइंड में बुक करके चलिए कि मुझे समीक्षा अधिकारी पेपर देना है। जून माह में आपको पीसीएस 2024 का मेंस देना है। चलिए हम आप लोगों को समीक्षा अधिकारी को ध्यान में रखते हुए समीक्षा अधिकारी के 6 टॉपिक जो हिंदी के आते हैं उसको अभी तत्काल में तो यही चल रहा है, जीएस का भी आएगा, अन्य भी वीडियोज आ रहेंगे, बाद में चैनल में आप लोगों को पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो इसमें जो टॉपिक 6 हैं इसमें पर्यायवाची की टॉपिक मैंने ख़त्म कर दी है, उसके पीडीएफ भी ग्रुप में मिल गए हैं। टेलीग्राम लिंक पे जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा और उसी के आधार पर आप जाके उसमें पीडीएफ लोड भी कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि असहज करने वाले कठिन चैलेंजिंग वर्ड्स का संकलन मैंने आपको दिया है और जो आसान शब्द हैं जो सभी को कंठस्थ होते हैं, कई बार पढ़े समझे होंगे, उसको मैंने हटाने की कोशिश की है। ठीक है, फिर भी कुछ आसान शब्द मिल भी जाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि एकदम नहीं डाला गया है, कुछ जरूर डाला गया है। चलिए आप लोगों के लिए दूसरी जो वीडियो है, दूसरा टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो है आप लोगों के लिए विशेषण और विशेष्य। आइए अभी आप लोग अच्छी तरीके से जानेंगे कि विशेषण विशेष्य है क्या, कैसे इसकी कैटेगराइजेशन करते हैं, कैसे इसे समझें। अभी आप लोग इसको अच्छी तरीके से इस स्वरूप में समझने की कोशिश करें। आइए टॉपिक आपका शुरू होता है और पूरी ऊर्जा से आप लोग लगे होंगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं। आइए पहले आप लोग जानेंगे विशेषण विशेष। असहज करने वाले शब्दों का आपको संकलन दिया जाएगा। पहले अच्छी तरीके से जान लें कि विशेषण और विशेष होता क्या है। ठीक है, तो ये पीडीएफ को समझाने और शुरू करने से पहले इसको हम 2 शब्द में भूमिका के तौर पे बता देते हैं। ठीक है, ये आप लोग इस बात को जरूर जान लें कि विशेषण विशेष
होता क्या है? विशेषण विशेष वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम, वाक्य में आने वाले संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बारे में कुछ भी बताने वाले। कुछ भी बताने वाले का मतलब विशेषता बताने वाले। वो विशेषता उनका रंग, रूप, स्वभाव, मात्रा, परिमाण, गुण, स्थिति, दशा, परिस्थिति, इन सभी शब्दों, इन सभी स्थितियों के बारे में जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के बारे में कुछ भी बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और क्रिया विशेषण को भी इसी श्रेणी में गिना जाएगा। ठीक, क्रिया विशेषण को भी इसी श्रेणी में गिना जाएगा कि जो क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं। ठीक, छोटी सी जानकारी और नोट रखिएगा कि प्रविशेषण शब्द को भी विशेषण की कैटेगरी में ही, की श्रेणी में ही गिना जाता है। प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण और किसी क्रिया विशेषण, विशेषण और किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द आपके प्रविशेषण होते हैं। ये मोटा मोटी मैंने बता दिया। इस कंटेंट में जो आपको बताने समझाने जा रहा हूँ, ये पीडीएफ आप लोगों को बाद में मिल जाएगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखें, अदर्स लोगों को आप फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइएगा, और ये सॉलिड इंफॉर्मेशन, सूचना, जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचे, ये आपको, आपका दायित्व भी बन जाता है कि आप अन्य लोगों तक ये जानकारी और ये नॉलेज आप लोग तक पहुंचाएं। इस पीडीएफ के माध्यम से आप लोग जाने समझे कि क्या बताया जाना आप लोगों को है। लीजिए, विशेषण और विशेष जानते होंगे। संज्ञा के गुण, अब यहाँ संज्ञा शब्द ही नहीं, सर्वनाम शब्द को भी ले लीजिएगा, यहाँ सब छूट गया। संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, संख्या, परिमाण के आधार पर ही देखा जाए तो विशेषण आपके मूलतः, ये ध्यान दीजिएगा, विशेषण आपके मूलतः जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के विशेषणों को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो वैसे तो आप जानते हैं सार्वनामिक विशेषण होता है, फिर आपका हो जाएगा, दूसरा आपका आ जाएगा संख्यावाचक, तीसरा गुणवाचक, और चौथा आपका आ जाएगा परिमाणवाचक। आइए एक एक को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सार्वनामिक को सांकेतवाचक या संकेतवाचक या सांकेतिक विशेषण भी कहा जा सकता है, कहा जाएगा। सार्वनामिक विशेषण एक तो हो जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम से बनने वाले, और होता है निजवाचक सर्वनाम से बनने वाले। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आप जानते होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, मेरा, मैं, हम, आप, तुम, ये मध्यम पुरुष हो गया, और अन्य पुरुष में वह, वे, वो, वे। ठीक है, ये हाँ, ये शब्द आपके हो जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम से जो विशेषण बनाए जाते हैं वो मूलतः ये हैं। ठीक है, ये कुछ कम भी हो सकते हैं, कुछ ज्यादा हो सकते हैं, मोटा मोटी समझने के लिए आपको दिया जा रहा है। और नीचवाचक सर्वनाम से जब विशेषण बनाया जाता है तो उसमें यह ध्यान दिया जाता है कि वाक्य में सेंटेंस को, यानी वाक्य को लिखने वाला लेखक अथवा उसमें जो बोलने वाला वक्ता है, या ये कह सकें कि संज्ञा, कार्य को करने वाला पोर्शन जिससे बोलते हैं कर्ता, संज्ञा भी छोड़ दीजिएगा, संज्ञा में तो सर्वनाम को भी लेना पड़ेगा, कर्ता, वाक्य का कर्ता जो कि क्रिया को कर रहा है, क्रिया का प्रभाव जिस चीज पे कर्म पे पड़ेगा, यानी क्रिया को संपन्न कर रहा है, तो उसके द्वारा, यानी लेखक या वक्ता सर्वनाम स्वयं के लिए करता है। यानी वो सर्वनाम या संज्ञा जो लेखक या वक्ता के रूप में हो और क्रिया का कर्ता होता है, सर्वनाम स्वयं के लिए करता है। जैसे कि स्वयं, आप ही, खुद आदि। जैसे मैंने कहा कि मैं स्वयं यह कार्य करने गया, तो स्वयं शब्द जो है वो आपका निजवाचक सर्वनाम के श्रेणी में आता है। ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम की श्रेणी भी मैंने बताया है, ये नहीं कह रहा हूं कि ये विशेषण के बारे में। तो सर्वनाम को कैसे कैटेगराइज करते हैं कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है और पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, अब आगे आप ले लीजिएगा, ये जो सार्वनामिक विशेषण है, ये जो आपका सार्वनामिक विशेषण होता है,
ये मूलतः दो श्रेणी में रखा जाता है। एक तो रखा जाता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, और एक रखा जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण में मूलतः जो 11 शब्द सर्वनाम के होते हैं, ये आपके जो 11 शब्द सर्वनाम के होते हैं, इनमें बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के इनको हूबहू संज्ञा की विशेषता ये बताते हैं, उसी स्वरूप में उपयोग होते हैं। जैसे कि आपने बोल दिया यह पर्वत, ठीक है ना, वैसे तो आप कहते हैं कि यह अच्छा लड़का है, ठीक है, यह नहीं जाएगा। तब आपने वाक्य बोला यह नहीं जाएगा, वहां पर यह किसी व्यक्ति को, माफ कीजिएगा, किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, या किसी जीव को इंडिकेट कर रहा है, या वहां पर अपने आप में सर्वनाम के रूप में होता है, लेकिन उसमें बिना किसी बदलाव के, बिना किसी परिवर्तन के जब ये इस श्रेणी में लगा दिया जाए कि यह पर्वत, अब पर्वत की विशेषता बता रहा है, ये वही सर्वनाम का शब्द है जिनमें बिना किसी परिवर्तन के यहां रख दिया गया है। फिर दूसरा है कोई खेल, ठीक है। चलिए देख लीजिए, कोई शब्द इंडिविजुअली एकल स्वरूप में जो उपयोग होता है बिना उसके आगे या पीछे कोई संज्ञा के, तब वो स्वयं में सर्वनाम होता है, तब ये शब्द स्वयं में क्या होगा, सर्वनाम होगा, ठीक है। लेकिन यही शब्द, ये देखिए, जब यही शब्द एक संज्ञा के आगे, तब तुरंत आगे या तुरंत पीछे उपयोग किया गया, तब ये आपका सार्वनामिक विशेषण का रोल प्ले करता है, जिसे कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। फिर दूसरा आता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण में उन शब्दों को उपयोग करते हैं जो मूल रूप से तो संज्ञा के, सर्वनाम के 11 शब्द हैं, लेकिन उनमें प्रत्यय क्या उपयोग किया जाता है, और प्रत्यय क्या जब उपयोग हो जाता है तब वो विशेषण बनते हैं। जैसे कि कौन शब्द, ये देखिए यहां पर आप आ जाइएगा, इसके लिए एक शब्द आप ले लीजिएगा कौन, ठीक है। ये चलिए मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा दिक्कत हो रही है इसे लिखने में, लेकिन ये ले लीजिए, ये आपका शब्द होगा कौन, ठीक है। कौन शब्द के लिए जो आपको कौन शब्द दिया जा रहा है, कौन मूलतः एक मौलिक सर्वनाम है, ठीक है ना, उसमें परिवर्तन किया गया, प्रत्यय लगाया गया, आप देख सकते हैं कैसा शब्द बन जाता है इससे, वो आदमी के लिए उपयोग हुआ। अब यहाँ पर ये कैसा शब्द अपने आप में मूल सर्वनाम का परिवर्तित स्वरूप है, इसमें यौगिक के रूप में उपयोग हुआ है, उसे प्रत्यय का उपयोग कर दिया गया है, विशेषण का रोल प्ले कर रहा है क्योंकि आदमी के पहले उपयोग किया गया है, आदमी की विशेषता बता रहा है। वैसे ही आपका जैसा शब्द है, जो शब्द से परिवर्तित है जैसा, ठीक है। आगे लेते हैं संख्यावाचक सर्वनाम। संख्यावाचक सर्वनाम में जानते होंगे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या को बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। वो दो स्वरूप में होते हैं, एक तो होंगे निश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक में वो सर्वनाम, वो संख्यावाचक विशेषण उपयोग किया जाएगा जो विशेषकर निश्चित संख्या बताता है, 2 आदमी, 4 आदमी, ठीक है। अब अनिश्चित संख्यावाचक, ये वो सर्वनाम वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण में उपयोग किया जाता है जो अनिश्चित संख्या बताते हैं। कुछ लोग यहाँ आए थे, ठीक, वहां कोई नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये अनिश्चित स्वरूप में उपयोग किया जा रहा है। आगे आते हैं तीसरा, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की दिशा, ठीक है, ये वो इंपॉर्टेंट है, दिशा, रंग, गुण, दोष, गंध का काल, उसका आकार, स्थान, उसका मतलब संज्ञा अथवा सर्वनाम का स्थान, रूप, स्वाद, इन सब चीजों को, इन सब गुणों को अथवा विशेषताओं को बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का तात्पर्य होता है मात्रा। जब हम लिक्विड वाली जैसी चीजें, तरल चीजों को, या फिर ऐसी वस्तुएं जो कि माप तौल के माध्यम से ही तौली समझी जाती हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो शब्द उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, या उस स्वरूप में जो विशेषण उपयोग किए जाते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम के लिए, वो विशेषण आपके परिमाणवाचक शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की मूलतः आप लोग जानते होंगे कि 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था,
उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था किसी एक संज्ञा के लिए या अथवा एक सर्वनाम के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। और उत्तरावस्था एक संज्ञा का अथवा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम से तुलनात्मक रूप से विशेषता बताते हुए उपयोग किया जाता है। और उत्तमावस्था को उसके ग्रुप, श्रेणी, क्लास, कैटेगरी, समूह अथवा कुटुंब में किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता सबसे बेहतर, सबसे बेटर, सबसे फैंटास्टिक, टॉपेस्ट बताया जाता है। अब इन शब्दों का मैं उपयोग करके मौखिक रूप से बता देता हूं कि वह बहुत सुंदर है, वह राधा से बहुत सुंदर है। यहाँ इसके लिए उपयोग करोगे वह बहुत सुंदर है, इसके लिए उपयोग करोगे उसकी सुंदरता जब राधा से बताओगे तो वह राधा से सुंदरतर है, ठीक है, वह राधा से सुंदरतर है, ठीक। और यहाँ सुंदरतम कि वह अपनी सहेलियों में सबसे सुंदर, सबसे अधिक सुंदर है, अथवा इसके लिए सुंदरतम उपयोग, वह अपनी सभी सहेलियों में, अपनी सहेलियों में सुंदरतम है, ठीक। तो अब समझ जाइए इसका कैसे उपयोग होता है। वाक्य आप लोगों को ढेर सारे पढ़ने को मिले होंगे, ये तो कम समय में बताने की कोशिश की जा रही है। अब हम आप लोगों को बताते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले, पहले जान लीजिए क्रिया क्या होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के द्वारा, संज्ञा सर्वनाम ही नहीं बल्कि आप बोल दीजिए कर्ता, वाक्य में कर्ता के द्वारा जो कार्य सीधे संपन्न किया जाता है, वो शब्द जो कार्य को या संपन्न होते या हो चुके या होने वाले कार्य एक्टिविटीज को, गतिविधियों को उल्लिखित करने वाले जो शब्द हैं, वो जो बताने वाले जो शब्द हैं, उनको क्रिया कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब एक ध्यान दीजिएगा, इसको मैं यहाँ प्रत्यक्षता उपयोग कर दे रहा हूं, लेकिन परोक्ष रूप से इसको हम आगे समझा देंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है दूसरे क्रिया विशेषणों या विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द भी विशेषण कहलाते हैं। और बिल्कुल सही है, क्योंकि दूसरे क्रिया विशेषण अथवा किसी दूसरे विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं, और प्रविशेषण को भी विशेषण में ही गिना जाता है, ठीक है। अभी इतनी चीजों को जान लीजिए। आगे है निष्कर्ष क्रिया विशेषण क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द जो सीधे रिस्पांस, परिणाम को इंगित करते हैं किसी गतिविधि के लिए, अतः, ठीक है। इसलिए अब वाक्य बना सकते हैं, इस पर बहुत से वाक्य बनते हैं। स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया अथवा कृत्य की स्वीकारोक्ति बताई जाती है, ठीक। हाँ बिल्कुल भाई, रिस्पांस तभी निकलेगा जब वाक्यांश का पूर्व हिस्सा, यानी वाक्य का पूर्व हिस्सा अथवा पहले के वाक्यांश में कोई ऐसी क्रिया की गई है जिसकी स्वीकारोक्ति हो रही है, तभी उसको, यानी उस वाक्य को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक, हाँ बिल्कुल, ऐसे शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। तो ये शब्द भी अपने आप में क्रिया विशेषण का पात्र निभाते हैं। आगे आता है आकस्मिक क्रिया विशेषण। इसके लिए अचानक शब्द का उपयोग हो जाए, एकदम शब्द का उपयोग हो जाए, ठीक है। चलिए आगे लेते हैं विशेष किसे कहते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए। विशेषण शब्द से जिस संज्ञा अथवा जिस सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी को तो कहते हैं संज्ञा, उसी तो को बोलते हैं विशेषण। जैसे कि आप वाक्य बोलते हैं कि राधा एक सुंदर लड़की है, तो सुंदर शब्द राधा की विशेषता है, ठीक है, वो विशेषण हो गया। लेकिन राधा अपने आप में क्या है, वो विशेषण हो गई, वो विशेष हो गई, क्योंकि विशेषण उसके लिए सुंदर शब्द है, और सुंदर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, राधा की। तो राधा फिर क्या हो गई, विशेष, ठीक है। बस ये दो प्रकार के होते हैं, एक श्रेणी होती है विशेष विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। तो विशेष विशेषण जब स्थिति आएगी किसी वाक्य में, तब आपको मिलेगा कि विशेषण पहले उपयोग हुआ है और विशेष शब्द बाद में उपयोग हुआ है। विशेष मतलब वो संज्ञा अथवा सर्वनाम जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है। तब आप इस वाक्य को सीधे ऐसे बोलेंगे कि सुंदर लड़का, आपने कहा, या बहादुर लड़का, ठीक, या वीर सैनिक,
तो वीर शब्द, बहादुर शब्द, सुंदर शब्द ये पहले विशेषण के रूप में उपयोग हुआ, जैसा भी मैं आप लोगों को लिख के बता दे रहा हूं, और बाद में सैनिक, लड़का या लोग, ये जो बाद में शब्द आया वो विशेष्य शब्द हो गया, वो इस कैटेगरी का हुआ जिसे बोलेंगे विशेष विशेषण शब्द। ठीक। दूसरा होता है विधेय विशेषण। इसमें विशेष शब्द पहले आता है, अर्थात जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो पहले आता है, और उसके बारे में जो शब्द विशेषता बताता है अर्थात विशेषण वो बाद में आता है। इसे मैंने कहा कि आपका देखिए यह गाड़ी नई है, यह गाड़ी नई है, तो गाड़ी शब्द पहले आया, नई शब्द बाद में आया, नई विशेषण हो गया और गाड़ी शब्द विशेष्य हो गया। ठीक है, ये इस श्रेणी में होगा। आगे यही आपको बताना था जो मैं पहले भी जिक्र किया हूं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण। थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप लोग उसको सही से समझ लें। प्रविशेषण का मतलब विशेषण या अन्य किसी क्रिया विशेषण, अर्थात वाक्य में जो पहले से ही कोई क्रिया विशेषण का उपयोग हुआ या पहले से ही जो एक शब्द कोई विशेषण है, यानी कोई संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला पहले से शब्द लगा हुआ है अर्थात विशेषण लगा हुआ है, इन शब्दों की भी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, इन शब्दों की विशेषता जो बताने वाले शब्द होते हैं उन्हीं को तो प्रविशेषण कहते हैं। इनको भी विशेषण की गणना में ही शामिल किया जाता है। वाक्य ले लीजिएगा, अंबानी बहुत अमीर उद्योगपति हैं। वैसे जो अमीर शब्द है, ये अमीर शब्द ये अंबानी अथवा उद्योगपति दोनों के लिए अर्थात संज्ञा की विशेषता बताने के लिए, तो ये अपने आप में तो हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में हो गया विशेषण, ये अपने आप में क्या हो गया विशेषण। अब इस शब्द की विशेषता बता रहा है बहुत, यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत शब्द, तो बहुत शब्द अपने आप में हो गया प्रविशेषण ये। ठीक है ना, ये आप ले लीजिएगा। ठीक, अर्थात इसमें अगर कोई इस वाक्य में पूछे, ध्यान दीजिएगा, इसको इशारों में थोड़े समय में बता दे रहा हूं कि इस वाक्य में ऐसा वाक्य आया हुआ है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और पुनः फिर पूछा जा सकता है। इस वाक्य में अगर कोई व्यक्ति पूछे कि इसमें कितने विशेषण उपयोग किए गए हैं, तो आप एक नहीं बल्कि दो कहेंगे। एक अपने आप में प्रविशेषण जिसको भी विशेषण की श्रेणी में ही गिना जाता है, और दूसरा जो कि विशेषण के रूप में, तो एक और दो गिना जाएगा। तो ये दो विशेषण इसमें उपयोग हुए हैं, ना कि एक विशेषण। कई छात्रों ने कई बार गलतियां की हैं क्योंकि प्रविशेषण और विशेषण में विशेषता उसके भिन्न भिन्न रूप में जानते नहीं थे। ठीक है ना। चलिए, आप लोगों के लिए ये क्लास कंप्लीट हुई है और आप अगले क्लास में इस चीज का इंतजार करें कि इस छोटे से क्लास के बाद में विशेषण और विशेष की वो सूची, वो लिस्ट आप लोगों को समझाते हुए दी जाएगी जो कि कठिन और असहज करने वाले शब्दों का होगा। धन्यवाद।